अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। जैसा आप जानते हैं कि जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी मेजर पॉलिटिकल साइंस का जो है लेक्चर सीरीज शुरू किया है और अभी तक हमने कुछ वीडियोस उसके ऊपर बनाए हैं। तो इसी बीच हमें काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी पॉलिटिकल साइंस है, जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी का मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो एक ऑप्शनल पेपर है कि जो भी स्टूडेंट्स है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के हो, तो वो इस सब्जेक्ट को एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको एक मेजर सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको एक माइनर सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद आपको एक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स लेना है, उसके बाद आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लेना है, उसके बाद आपको एक वैल्यू एडेड कोर्स लेना है और एक स्किल कोर्स लेना है। इन्हें टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं, जिसमें से स्किल का जो एग्ज़ाम है वो कॉलेज कंसर्न कॉलेज कंडक्ट करेगा और जो बाकी 5 सब्जेक्ट्स है उनका जो एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, जिसके लिए ऑलरेडी डेट शीट भी अपलोड हुआ है। लाइक एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की हम बात करें तो इसका 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है और उसके बाद वैल्यू एडेड कोर्सेज का 19 को, और मल्टी डिसिप्लिनरी जो है इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स है, ये 22 दिसंबर को है। तो इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के ऊपर होगा जो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर आए हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वीडियोस उनको भी जो है देखें, और साथ ही टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी जो है ज्वाइन करके रखें। साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हैं यूजी कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए या यूजी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो दोस्तों है हमारा टॉपिक जो आज का है वो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। पहले मैं आपको इस सिलेबस दिखाऊं। ये बेसिकली सेमेस्टर 1 है पॉलिटिकल साइंस मल्टी डिसिप्लिनरी, और सब्जेक्ट का नाम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। 3 क्रेडिट्स, यानी देयर आर ओनली 3 यूनिट्स इन द सिलेबस। पहला यूनिट जो है दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो है टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, दैट इज पॉलिटिकल आइडियाज एंड आइडियाज बेसिक टू इट्स फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी यूनिट फर्स्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी नॉन पॉलिटिकल इसमें है, जो डिफरेंट ब्रांचेस से आए हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस आज तक नहीं पढ़ा है, तो काफ़ी इजी होगा उनके लिए समझना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इसके बारे में भी आपने 9th 10th में या 11th 12th में पढ़ा होगा, तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। थर्ड यूनिट जो है दैट इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसमें लिबरल वेलफेयर स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड कल्चरल माइनॉरिटीज, मेजोरिटेरियनिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। तो सिलेबस भी बहुत कम है और इजी सिलेबस है और इंटरेस्टिंग सिलेबस है, जो आपकी डेली लिटरेरी लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेजेस में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में, तो वो अपने कंसर्न कॉलेजेस से कहें कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये बाद में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ का इंडियन पॉलिटी का पेपर होता है वो बेसिकली यही इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो इसलिए दोस्तों आज जो हमारा पहला यूनिट इसका है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा हम इसको आज डिस्कस करें, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आप हमारी चैनल पे बने रहिए, तो जितने भी ये टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो है दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर का नाम है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके बारे में थोड़ा अगर हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो यू नो दैट इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर till 1947, and it is on the 14th August that Pakistan got independence and India also got independence on 15 August. So constitution is basically a fundamental law, a basic law
or a supreme law of any state or any country, through which the country is governed, through which the rulers rule. Because we know we have a term that is called rule of law, यानी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द रूलर्स। आपने पास्ट में देखा होगा जब मोनार्की सिस्टम था, जब हमारे पास बादशाह किंग्स हुआ करते थे, तो वो जो हुकूमत चलाते थे, गवर्नमेंट चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, अपनी मर्जी से चलाते थे। कोई उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती थी, जिसको हम आइन भी कहते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, सॉवरियन कंट्रीज होती है, उनके लिए जरूरी होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना। और इसीलिए जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली अंग्रेजों से 1947 में, तो हिंदुस्तान वालों को भी जरूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसके ऊपर काम शुरू हुआ था बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले ही, यानी 47 से पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जो हमें आगे पढ़ना है, जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, वो पहले से ही काम कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद जो है, इसके ऊपर नए सिरे से काम शुरू हुआ। और 26 जनवरी 1950 वो हिस्टोरिकल डे था जब हिंदुस्तान को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मिली। इसीलिए हर साल हम 26 जनवरी जो है एज अ रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस क्या था, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को समझना होगा और वो देखना होगा कि किस तरह से हिंदुस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हिंदुस्तान की जो नेशनल मूवमेंट थी, उसमें कैसे डिमांड की इन्होंने अंग्रेज़ों से कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है। और उसके बाद कैसे इस पे इलेक्शन हुआ और बाद में जो है पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के बाद फिर से हमें इसको रिवाइज करना पड़ा। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट थे, बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हमें आगे पढ़ना है। लेकिन यहां पर जो पहला टॉपिक इसमें दिया गया है, दैट इज पॉलिटिकल आइडियल्स एंड आइडियाज बेसिक टू इट्स फॉर्मेशन। पहला टॉपिक जो दिया गया है, दैट इज पॉलिटिकल आइडियल्स, पॉलिटिकल आइडियल्स एंड आइडियाज बेसिक टू इट्स फॉर्मेशन, बेसिक टू इट्स फॉर्मेशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बेसिस है वो किस चीज के ऊपर है, बुनियाद जिसको हम कहते हैं, यानी फाउंडेशन किसके ऊपर है। क्योंकि जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो पहले हम उसकी फाउंडेशन बनाते हैं। तो इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाई, और कहाँ कौन कौन से सोर्सेस थे वो भी हमें बाद में पढ़ना है। लेकिन पहले हम देखेंगे फाउंडेशन, इसकी बेसिक फाउंडेशन क्या है। तो इसके लिए हमें डिफाइन करना होगा कुछ आइडियोलॉजीज को। आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो 20th सेंचुरी की बिगनिंग थी, तो इस 20th सेंचुरी की बिगनिंग में जो दुनिया ने देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखा और सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद हमने जो है कोल्ड वॉर भी देखा। तो इन कोल्ड वॉर की हम बात करें या सेकंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो था आइडियोलॉजीज का। आइडियोलॉजीज क्या होता है, जैसे आपने लिबरलिज्म का नाम सुना होगा, सोशलिज्म का नाम सुना होगा, कैपिटलिज्म का नाम सुना होगा, कम्युनिज्म का नाम सुना होगा, गांधीज्म का नाम सुना होगा, या फेसिज्म का नाम सुना होगा, या नाजीज्म। ये बहुत सारी आइडियोलॉजीज पॉपुलर थी उन दिनों। लाइक हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे हिटलर की एक फिलॉसफी थी। इसी तरह हम यूएसएसआर या प्रेजेंट रशिया की हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिज्म या सोशलिज्म चल रहा था। इसी तरह हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, फ्रांस की या अमेरिका की, तो वहाँ पे कैपिटलिज्म था। तो इस तरह बहुत सारी फिलॉसफीज थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जब हिंदुस्तान को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी तो उस वक्त बहुत सारी आइडियोलॉजीज थी, क्योंकि दुनिया में डिफरेंट आइडियोलॉजीज रूल कर रही थी। कुछ कंट्रीज अपने आप को सोशलिस्ट कंट्रियां कहते थे, कुछ कंट्रीज अपने आप को कैपिटलिस्ट कंट्री कहते थे, कुछ कंट्रीज अपने आप को नाजी कंट्री कहते थे, या कहीं पे कम्युनिज्म था, ऐसे ही। तो इस वक्त हिंदुस्तान के सामने भी ये एक चुनौती थी, एक चैलेंज था कि हम किस फिलॉसफी को, किस आइडियोलॉजी को जो है फॉलो करें और उसी के मुताबिक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। तो इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे कि जो इंडिया जो है, इंडिया ने जो किस चीज़ को अडॉप्ट किया, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी चॉइसेस थी। लेकिन इंडिया के जो लोग थे वो अंग्रेज़ों से, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो थे इन्फ्लुएंस थे।
क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ कम से कम 200 साल तक थी, इसलिए इंडियन कल्चर जो है, अंग्रेज़ों का कल्चर यहाँ पे आ गया और अंग्रेज़ों की वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अडॉप्ट की। दैट इज़ वाई जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, लाइक गांधी था, नेहरू था, पी.आर. अम्बेडकर था या अबुल कलाम आज़ाद था, तो इन्होंने सब मिल के डिसाइड किया कि हम किन चीज़ों को अपनाएंगे। हमारे पास चॉइसेस है, हम रशिया की तरह एक सोशलिस्ट कंट्री भी बन सकते हैं, हम यूएसए की तरह एक कैपिटलिस्ट कंट्री भी बन सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जर्मनी या चाइना की तरह भी हम एक कम्युनिस्ट या एक नाजिस्ट कंट्री बन सकते हैं। लेकिन इन्होंने किस चीज़ को अडॉप्ट किया? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में हम पहले बात करेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरी चीज थी दैट वाज सेक्युलरिज्म, एंड थर्ड वाज गांधीइज्म, एंड फोर्थ वन वाज लिबरलिज्म, या हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ। ये चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में भी नजर आएगी। अगर आप प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल को पढ़ें, तो वहां पे आपको नजर आएगा दैट इंडिया विल बी अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, कि इंडिया जो होगा एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगा। तो ये बेसिकली प्रियम्बल क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन, इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें जो बातें बोली गई है वही अंदर आपको मिलेगा। तो इसीलिए जो चीज हमने अडॉप्ट की वो था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वो था सेक्युलरिज्म। तो इसीलिए जब हम डिफाइन करेंगे कि पॉलिटिकल बेसिस क्या है, व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें पहले हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, एक लेक्चर में तो ये इम्पॉसिबल है कंप्लीट हो, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पहला टॉपिक इसका, दैट इज, हाँ, जो पहली बात यहाँ पे है दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। तो इसकी अलग अलग हेडिंग्स बनेंगी, बाद में जब मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप समझने के लिए रखें याद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। तो इंडिया के पास चॉइस थी कि हम एक सोशलिस्ट, एक कम्युनिस्ट कंट्री बन सकते थे, लेकिन हमने प्रेफर किया दैट इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि जो आज़ाद हिंदुस्तान होगा, जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, उस इंडिपेंडेंट कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो इसीलिए पहला पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि हमने एक लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में भी अलग अलग फॉर्म्स होती है। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी होती है, लिबरल डेमोक्रेसी भी होती है, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी होती है, लेकिन हमने लिबरल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, जो बेसिकली यूएसए, यूके, फ्रांस से हमने अडॉप्ट किया। तो जब हम बात करते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी का नेचर क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी की बात कही गई है, तो उसमें पहला पॉइंट आता है रिपब्लिक गवर्नमेंट, यानी हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट बनेगी वो एक रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली, या जिसको हम कहेंगे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होगा। जो जिसको आप देखते हैं इंडिया में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ये इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों ने चुने होते हैं। तो हम अपने जो प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं, लोग ही उसको असल में इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। तो इसलिए रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है इंडिया की जो बनेगी,